सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अरावली, जी हां, अरावली को लेकर इन दिनों देश में बवाल मचा हुआ है। बवाल मचने की वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2.5 अरब साल पुरानी और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक अरावली श्रृंखलाओं में से 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। इसके बाद से एक फैसला उठने लगा, एक सवाल लोगों के मन में आने लगा कि क्या 99 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत श्रृंखला को पहाड़ी नहीं माना जाएगा? क्या उसे काट दिया जाएगा? क्या उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा? और क्या आने वाले समय में उसे बेच दिया जाएगा? बहुत तरह के सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर सवाल पूछने शुरू किए। राजस्थान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अरावली को बचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड आईएफएस अफसर डॉक्टर आरपी बलवान जी हैं। उनसे हम समझते हैं कि आखिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया और आखिर अरावली इतना अहम क्यों है। अगर अरावली नहीं होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद अगर ऐसा होता है 100 मीटर से ऊपर महज 3% अरावली लगभग बचती है। 2.5 अरब साल पुरानी अरावली, लगभग 800 किलोमीटर के एरिया में फैली अरावली, और मतलब मरुस्थल से बचाने वाली, चाहे राजस्थान के कई हिस्से हों, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो और देश के तमाम हिस्सों को धूल भरी आंधियों से बचाने वाली अरावली। और उसी अरावली पर आज संकट है। उस अरावली पर जो 2.5 अरब सालों से इन तमाम जगहों की रक्षा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है। ये फैसले के सबसे पहले मायने क्या हैं? क्या सच में अरावली को बर्बाद करने के, अरावली को ध्वस्त करने की कोई साजिश है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पिछले 30 साल में लगातार इतने निर्णय दिए हैं कि अरावली को बचाना है हर हालत में। और उसके बाद ये कॉलोनाइजर, लैंड माफिया, माइनिंग लॉबी ने एक साजिश रची कि भाई कोई ऐसा तरकीब निकालो, ब्यूरोक्रेटिक एंगल, जिससे अरावली को बर्बाद कर दे, मतलब वो लूट मचा दे। तो इन्होंने अरावली डेफिनेशन, भाई पहाड़ क्या है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मैं भूगर्भ वेता भी हूँ, कॉलेज में हम पढ़ते आए, पहाड़ क्या है, नदी क्या है, सैंड ड्यून क्या है, इन सब की परिभाषा तो परिभाषित है पहले से। तो अब ये जो अरावली हिल की परिभाषा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों एक पर्यावरण जो हमारा मंत्रालय है, वन पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज, उन्हें क्यों कमेटी बनाई? ये सारी एक साजिश है। कोई कमेटी की जरूरत नहीं थी, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं थी। भाई भूगर्भ शास्त्र में अरावली, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब ने वेल डिफाइंड है। और मैंने भी इतने आईएफ का रिप्लाई फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा भी अरावली अरावली, उसकी हाइट से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा पहलू ये है कि एक इकोसिस्टम परिस्थिति की होती है। जो अरावली में जीव जंतु हैं, वायरस, बैक्टीरिया से लेके कीड़े मकोड़े से लेके टाइगर तक जितने जीव जंतु हैं, वो एक परिस्थिति में रहते हैं। उनका 100 मीटर हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो खेतों में भी घूमेंगे, सैंड ड्यून में भी जाएंगे। पीछे आया ही था, हरियाणा के खेतों में रहा है शेर सरिस्का से। और छोटे जीव हैं, जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजन हैं, वो ट्रेवल भी करते हैं हवा से। तो ये गैर साइंस का या अवैज्ञानिक अप्रोच है कि किसी पहाड़ को, कल आप कहोगे कि भाई 6 फीट से नीचे आदमी ही नहीं है, वो तो आदमी नहीं, तो आप आदमी की परिभाषा में नहीं लोगे क्या? उनको देश से निकाल दोगे क्या? कल इसी तरह आप कहोगे हिमालय, भाई 100 मीटर से ऊंचा हिमालय को हम बाहर निकाल देंगे। तो इसका कोई ताल्लुक, तात्पर्य नहीं है। अब देखिए कैसे कवर अप में किया है सरकार ने। कहता है जी माइनिंग के लिए। आज सुबह मेरे पास लोग आए,
बोला जी बलवान तो यूं ही लड़ रहा है फार्म हाउस वाले पड़ोस में। कहने लगे हमारे फार्म हाउस तो 99 मीटर से भी कम है, हम तो बाहर हो गए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये जो लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ समझना चाहूँगा, जब हम दिल्ली की एक्यूआई का हाल देख रहे हैं, गुड़गांव की एक्यूआई का हाल देख रहे हैं, बहुत बुरा है। और अगर अरावली नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का ये फैसला है, तब क्या हाल होगा इन जगहों का? देखिए, जो लोग जो भी इंटरेस्टेड है वो ये नहीं समझते कि जो अरावली में जो वनस्पति है वो सारे इस जहर को जो पर्यावरण में जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं इसको अब जब्त करती है और हमें प्राणदायी ऑक्सीजन देती है। इसके अलावा जो हम आंखों से नहीं देख रहे या महसूस नहीं कर रहे, जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, वो कार्बन जो कि क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड वाइड बढ़ाएगी, उस कार्बन को ये लॉक करके रखता है अपने अंदर, रिलीज नहीं करता, ताकि जो टेम्परेचर है पूरी दुनिया का, यहाँ का भी, वो ज़्यादा नहीं बढ़े। और इतने भूभाग में फैला है, अगर आपने अरावली नष्ट कर दी तो जो इतने भारी मात्रा में कार्बन रिलीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ग्लेशियर हिमालय के पिघल जाएंगे और पीने का पानी के त्राई त्राई मच जाएगी। क्योंकि वो जब पिघल गए तो जो गंगा आपकी यमुना जिसको आप पवित्र मानते हो, उसमें पानी कहाँ से आएगा? तो अभी भी ऑलरेडी हर साल कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड लेवल पे कि भाई आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में कंट्रोल करना है, अगर 2 हो गया तो समुद्र के साथ सारे दुनिया के शहर डूब जाएंगे, अर्टिका की बर्फ भी पिघल जाएगी। तो ये खाली अरावली से जुड़ा नहीं है, ये पूरी दुनिया के पर्यावरण से जुड़ा है। और ये जो कहते हैं कि अगर अरावली नहीं होगी तो जो पश्चिम के बालू वाली धूल भरी आंधियाँ जो आती हैं वो पूरे उत्तर भारत में तबाही मचाएंगी और इसके अलावा उसका असर पूरा हिमालय तक दिखाई देगा। देखिए, जो अरावली है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फैला हुआ है और इसने हजारों सालों से जो था डेजर्ट था पश्चिम से हिंदुस्तान में बहरा की तरफ आ रही थी आंधियाँ, उनको रोक के रखा है। अगर ये अरावली नहीं होता तो यूपी के जो प्लेन एरिया है जिसमें प्रोडक्टिव बाउल है, एमपी के प्लेन एरिया है, उन सब में रेगिस्तान फैल जाता। क्योंकि आप देखिए जो विंड होती है हवा में, जो कोर्स पार्टिकल सेंट पार्टिकल होते हैं लगभग 100 फीट हाइट तक रह लेते हैं और उससे ऊपर बहुत फाइन पार्टिकल ही जाते हैं। तो अरावली ने एक दीवार का काम किया है प्राणदानी के। और यही नहीं है, आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है एरिया की, वो भी अरावली ने बढ़ाई है। अरावली नहीं होगा, मौसम पे जो है जो इको ट्रांसपिरेशन होती है, इससे जब मानसूनी के ऊपर से गुजरती है तो वाष्प जो कण है, हम इको ट्रांसपिरेशन करते हैं, वाष्पीकरण जो पत्तों से होता है उसमें वो कंसिस्टेंट होकर वर्षा करते हैं और गर्मियों में जो लू आती है वैसे उन हवाओं को रोकते हैं। सर्दियों में नॉर्थ वेस्ट से सर्द हवाएं आती हैं, उनको रोकते हैं। ये एक प्रहरी है, बिन पैसे के, बिन देखे अनदेखे प्रहरी हैं, जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्रहरी हैं। आपसे अगर मैं समझना चाहूँ, जैसे भारत बहुत अच्छा मौसम होता है, क्यों? क्योंकि हिमालय ने रोका हुआ है दुनिया की सर्द हवाओं को। बिल्कुल। अरावली ने रोक रखा है बालू भरी उन धूल की हवाओं को। अगर वो आ जाएंगी तो हमारे वहाँ के अधिकतम जमीन मरुस्थल हो जाएंगे। बिल्कुल। जो हमारा राजस्थान है, चाहे हरियाणा, अगर खेती में नंबर 1 की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सारे हिस्से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे। क्या ये बातें देश की सरकारों और देश की अदालतों को समझ नहीं आती? अदालत पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, सरकार पे करूँगा कि सरकार पैसे के उसमें अंधी हो जाती है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें आज भारत में इतना भारी भ्रष्टाचार है कि वो जो लॉन्ग टर्म गेन है उसको भूल जाते हैं और शॉर्ट टर्म गेन है कि भाई मेरे को तो है ना, मेरे को अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, मैं लेट मी एंजॉय हियर, तो वो उस समय तक ही केंद्रित करते हैं, उससे आगे उनकी आंखें देख ही नहीं पाती। कि हम सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि भाई हमें अरावली को आज की जनरेशन या एनसीआर के लिए नहीं, हमें भविष्य की जनरेशन को भी इसको सुरक्षित देना है। आने वाली पीढ़ियां नहीं तो क्या कहेंगी, आपने हमें क्या दिया, सब बर्बाद कर दिया, और कितनी बीमारियां फैलेंगी। आप देखिए अरावली नष्ट हो गया तो इतनी बीमारियां फैलेंगी, आप कोई काबू नहीं कर पाएगा। जो विकास कर रहे हो, अभी पत्थर चाहिए, माइनिंग के चाहिए, वो तो झूठा होगा साबित जब मनुष्य के लिए सांस। अभी दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि इसका असर सबसे ज़्यादा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की लगातार चर्चा होती है, दिवाली से पहले ही दिल्ली की एक्यूआई की चर्चा होती है। अगर अरावली
नहीं होगा। तो दरअसल दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली डस्ट बैरियर का काम करती है, मतलब बड़े हिस्से डस्ट को रोकती है। और अगर अरावली में खनन कटाई ज़्यादा होगी तो PM10 PM 2.5 में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने मौजूदा समय में दिल्ली में देख रहे हैं, हम लोग लगातार दिल्ली की तस्वीरें डेली आती हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन 400 पार, 500 पार, 600 पार। हालांकि कई बार कई जगह पे एग्जैक्टली आंकड़े भी नहीं बताए जाते, लेकिन ऐसी हवा है कि कितना भी आप विकास कर ले, लेकिन आप जहरीली हवा ले रहे हैं। तो अगर अरावली नहीं होगी तो ये जहरीली हवा और भी जहरीली हो जाएगी। तो इससे तो आप विकास के नाम पे तो आप विनाश को न्योता दे देंगे। बिल्कुल सही है। जो वृक्ष हैं उनको आम आदमी सड़क पे चलता नहीं समझ पाता। ये एक प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस से, जो हवा में जितने व्हीकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जितनी गैसें CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसी जितनी गैसें हैं उनको ये अपने में जब्त करते हैं। मतलब यूं कहिए जहर को पी लेते हैं और फिर अमृतदायिनी ऑक्सीजन आपको देते हैं। और यही नहीं, जो टेम्परेचर का रेगुलेशन है, जो गर्मी सर्दी है, जो आप जितने AC लगा रहे हो, इनसे जो गैसेज रिलीज हो रही हैं, फ्रिज से हो रही हैं, फिर जो बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची बन रही है जिन पे बाहर शीशे लगे हैं, उससे जो रिफ्लेक्शन है, रेडिएशन है, वो भी जाके ये जो बीच में जो दहली रिज है या अरावली की रिज है, जो कि निश्चित तौर से नई परिभाषा में 100 मीटर से कम है, तो उसमें ये सारा अगर बर्बाद हो गया तो NCR में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली इज लंग्स ऑफ दिल्ली NCR, ये इसके फेफड़े हैं और दिल है, ये इसको बचा रही है। अगर आपने इस प्रकार की बेतुकी, बेबुनियादी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत थी नहीं डेफिनेशन करने की, आपने दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ मानवता का विनाश हो जाएगा। अगर देखिए आप अरावली को भूतकाल में देखें, ये सभ्यता का पोषक रहा है, इसकी गोद में मानुष का विकास हुआ है। अरावली अगर NCR की बात करें, अनंगपुर है, मांगर है, कोट है, आगे की जो पहाड़ियाँ हैं, इनमें ऐसे पुरातत्वविदों ने ऐसे साक्ष्य देखे हैं कि जो होमो इरेक्टस था 1.5 लाख साल पहले, उसके से लेकर के 40-50 हज़ार साल तक होमो सेपाइन जो मनुष्य बना, वो इसकी कंदराओं में रहता था। उनके हथियार, उनके गुफाओं में चित्रिय ये सब मिले हैं। और वो जो पैसे वाले हैं, जिनको पैसे की वजह से वो इस सब को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आपको मानव विकास की कहानी नहीं पता लगेगा। आप अगर धार्मिक आपके ग्रंथ जिनको मानते हैं, महाभारत का देखो, तो महाभारत में इसका बहुत वर्णन है। आग भाई ये राजधानी, ये आती पुनर्वा की राजधानी थी। धृतराष्ट्र कहता है युधिष्ठिर को, जाओ, वनवास का समय ही बीतता नहीं, वो कहता है जाओ अपने पूर्वजों की पुनर्वा और याति की राजधानी को आप पुनरुत्थान करो। और यहाँ पर जो गंधर्व रहते थे वो इतने विकसित और शक्तिशाली थे कि न कृष्ण राज का न अर्जुन, तो अंत में उन्होंने आग लगाई, आग लगा के उनसे, और बाद में उनसे समझौता करके जिन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया, जैसा लिखा है। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे ये समझना चाहूँगा कि अरावली का पानी में कितना योगदान है, क्योंकि जल हालांकि राजस्थान के कई हिस्सों में और हरियाणा के हिस्सों में संकट है, लेकिन अरावली फिर भी बहुत इस संकट को संभाल के रखा। कितना इंपॉर्टेंस है पानी के दृष्टिकोण से? देखिए, जो वर्षा का जल होता है, जो इसमें झाड़ी, जंगल, घास है, वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं। मैं अरावली क्षेत्र से हूँ। जब मैं यहाँ DFO था तो मैं देखता था रायसीना का झरना और आगे लल्लड़ का झरना, झिरका का, और मेरे महेंद्रगढ़ जिले में डोसी पहाड़ था, वहाँ पर शिवकुंड का 12 महीने पानी बहता था, क्योंकि वृक्ष थे और वो अब्जॉर्ब करते थे। और अब अरावली में एक बात समझनी की कि जो प्लेन एरिया में पानी होता है, एक्वीफर जिसको बोलते हैं, वो उस तरह नहीं होता। यहाँ अरावली का जो जड़ों से पानी है, वो जो कुदरत ने ऐसा बैलेंस है कि उन वृक्षों को वहीं आ रहे हैं जहाँ पानी नीचे जाता है, क्रैक्स, ज्वाइंट फ्रैक्चर, जिसको सेकेंडरी पोरेस्ट्री बोलते हैं, और उससे वो अब्जॉर्ब करते हैं। और वो जो क्रैक्स है हमें नहीं दिखते, वो 200 फीट गहरे भी हो सकते हैं, 300 भी, 400 भी, और वो पानी को जब्त किए हुए थे। और जब हम कहीं यूज करते थे तो वो पानी निकलता था। और अमृतदायिनी जो पानी था, क्योंकि वो वृक्षों की रूट से उनसे फिल्टर होके जाता था और वो शुद्ध जल था। अगर आपने अरावली को नष्ट कर दिया तो वो जो रिचार्जिंग कैपेसिटी थी, जो ज्वाइंट, क्रैक्स, फ्रैक्चर थे, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, वो तो नष्ट हो जाएंगी और पानी तो रिचार्जिंग होगा नहीं। और ऑलरेडी अरावली क्षेत्र में
जल स्तर ये फार्म हाउस और कोलोनाइजेशन और माइनिंग ने इतना नष्ट किया है कि जो ये इनके पास तो पैसे हैं, 5 स्टार तक ये फार्म हाउस में इंजॉय करते हैं, ये 2000 फीट तक बोर कर लेते हैं। किसान के पास तो नहीं है, गांव वाले के पास तो नहीं है ना, ये स्विमिंग पूल में वेस्ट करते हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है। तो ये जो विषमता है धन कुबेरों की, इन्होंने इसको बर्बादी में दिया है। अगर अरावली बर्बाद कर दिया तो एनसीआर ही नहीं, दिल्ली जो है वो पानी के लिए तरसेगी, क्योंकि उधर से ये जैसे नष्ट के क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। आपका जो से दिल्ली में कुछ गंगा का आता है, ज़्यादातर यमुना का आता है, WJC से पानी आता है, वो पानी नहीं मिलेगा। मैंने तो जब मैं कंजर्वेटर था यहाँ, मैंने तो लिखा था कंट्री टाउन प्लानिंग को कि भाई आप बेमतलब इतने लाइसेंस दे रहे कोलोनाइजेशन को, पानी कहाँ है? जो हरियाणा का हिस्सा है WJC में, उतने से तो गुड़गांव का पीने पानी भी नहीं संभव होगा। मैं यहाँ पुराना बासिंदा हूँ, आज से 15 साल 20 साल पहले 2 घंटे पानी आता था, सुबह 2 शाम, और अब कई बार तो 10-10 दिन नहीं आता, और कभी आता है कभी नहीं आता, क्योंकि आपने बसासत और वो तो बढ़ा दी। पानी पीने को कहाँ से लाओगे? चांद से लाओगे? शनि ग्रह से लाओगे? कहाँ से लाओगे पानी? तो अभी कई जगहों पर 800 फीट, 900 फीट, 1000 1000 फीट तक, 1500, 2000 तमाम जगहों पर। अगर अरावली जो अभी फैसला है और जो एक आशंका जताई जा रही है लोगों के द्वारा कि अगर वन की कटाई होती है, पहाड़ों की कटाई होती है, तो हम कितना उम्मीद करें, कितने 1000 फीट पर ये पानी पहुंच जाएगा? क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी 2000 फीट आप समझ लीजिए कि कितना वैसे भी नीचे पानी मिल रहा है। अगर नहीं होगा तो क्या ये 50,000 फीट चला जाएगा या उससे भी नीचे? नहीं, पानी है ही नहीं। जो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं या जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उन सब के जो अध्ययन बताते हैं, जो मैंने पुस्तक में भी लिखा है, अरावली इकोसिस्टम मिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, डाटा दिए हैं कि नीचे पानी नहीं है, क्योंकि अरावली में जो जहाँ तक जो क्रैक्स ज्वाइंट फ्रैक्चर हैं वो 100 मीटर गए, 200 गए, वहाँ तक ही तो जाएगा ना, उसके नीचे तो बेड कंपैक्ट है, और जो फ्रैक्चर नहीं, वहाँ पानी है ही नहीं। तो जो ऊपर का पानी, ये जो पहाड़ का कवर है जो 100 फीट या 200 फीट का है, सरफेस लेवल से 300 फीट तक है, अगर ये बर्बाद कर दिया तो आपको पानी नहीं मिलना, बूंद भी नहीं मिलेगा। आप ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि इतनी मानवता के लिए मतलब वो तस्वीरें अगर जैसा आप बता रहे हैं तो मतलब ये तस्वीरें तो बड़ी डरावनी होंगी, लोग बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे और पानी के बिना जीवन नष्ट हो जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है, ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पानी का आने वाला संकट। मैं तो अपने अनुभव से यहाँ का बासिंदा होने के नाते बता रहा हूँ कि जो पानी पहले उपलब्ध था वो नहीं है। अगर आप गुड़गांव की यहाँ बैठे यहाँ बात करो तो 60-70% जो कॉलोनीज है बाहर, वो अंडरग्राउंड वाटर पे हैं, बोरवेल पे हैं, और वो बोरवेल में उन्होंने ब्रेकिश वाटर भी यूज कर लिया है। अब कोई पानी नहीं है, उनको संकट आएगा। और गवर्नमेंट वर्षा पर, क्योंकि वृक्षों का वर्षा से सीधा कनेक्शन होता है, तो अगर अरावली पर संकट आएगा तो वृक्ष कटेंगे तो वर्षा पे भी पूरा प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि अरावली में छोटे पेड़ हैं, क्योंकि यहाँ की जो पत्थर हैं उस पर मिट्टी बहुत कम है, और बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है गर्मियों में, और सर्दियों में सर्दी होती है, तो जो बहुत बड़े पेड़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन सम वैलीज। और जहाँ तो नेचर में वो है, लेकिन उन पे जो इकोट्रांसपिरेशन भी डेजर्ट में कुदरत ने ऐसा अडेप्टेशन बोलते हैं, वो ऐसे पेड़ पौधे ही सर्वाइव करते हैं जो वाटर कम से कम पानी में सर्वाइव जिंदे रह सकें, और वो जिंदे हैं। लेकिन उनसे भी इकोट्रांसपिरेशन तो होता है, मतलब वाष्पीकरण पत्तों से होता है, और वो हवा में जाके वर्षा कराता है। अगर दोनों पहलू हैं, अगर ये जो झाड़ियाँ पेड़ छोटे जैसे भी हैं अरावली में, इनको काट दिया तो जो मानसून आएगी या वेस्टर्ली आएंगी वो सीधी गुजर जाएंगी, वो बरसेंगी ही नहीं। दूसरा पहलू ये है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। तो जो जलवायु परिवर्तन है या वर्षा है या सस्टेनेंस ऑफ सिविलाइजेशन है या मानवता का जो जीवन यापन है, वो अरावली से जुड़ा है। इसको नष्ट करने से आप मानवता का विनाश कर रहे हो। एक लास्ट सवाल, अरावली जरूरी क्यों है? देखिए, आप जैसा मैंने बताया कि अरावली जरूरी इसलिए है कि मानव के विकास में, जिसको कहते हैं ना बंदरिया ऐप से लेके आज तक अरावली ने मानवता को संरक्षण दिया है।
जब अगर आप 200-400 साल पहले जाएं, 300 साल, तो यहाँ अकाल बहुत पड़ते थे। तीसरे साल, चौथे साल ब्रिटिश पीरियड के गजटियर में सब रिकॉर्ड है, मेरी किताब में भी वो रिकॉर्ड किए हैं कि कितने अकाल पड़े इसमें। तो अकाल के टाइम लोग इससे जो भी मटेरियल था खुद भी खाते थे और पशु को छोड़ देते थे, जिंदा रह जाते थे। तो अरावली, फिर ये जो ट्राइबल कल्चर है, आप राजस्थान में जाओ, इतने ट्राइब्स हैं, वो अरावली के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन है। उनका सर्वाइवल इन पहाड़ों से ही है। इस अरावली वनस्पति जो भी फाना फ्लोरा है इसमें, उससे सीधा संबंध है। वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर आपने अरावली नष्ट कर दिया तो मानवता, लोकल कम्युनिटीज सब नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि लोकल कम्युनिटी की आवाज़ तो कोई सुनता नहीं। जो पावरफुल लॉबी है, पैसे वाली लॉबी है, उन्होंने तो MOF से रिकमेंडेशन करा ली जो कि ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं जी, मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट को, कहते हैं जी 2000 से ये राजस्थान यूज कर रहा था। अरे भाई, मैं कहता हूँ हरियाणा में पिछले 20 सालों से गैर कानूनी माइनिंग हो रही है। क्या आप MOF, सुप्रीम कोर्ट को कहेगा सब में वो गैर कानूनी काम आरंभ कर दो? अगर राजस्थान एक ब्यूरोक्रेसी ने एक तुक लगा लिया माइनिंग के लिए, तो आप सभी स्टेट पे लागू कर रहे हो। आप अपने इस इकोसिस्टम परिस्थिति को सारे को नष्ट कर दोगे। चाहिए ये था MOF को कि भाई राजस्थान ने जो अबेरेशन है उसको बंद किया जाए। जैसे PLPA का यूज नहीं करते थे यहाँ, पंजाब लैंड पोजीशन एक्ट 1900 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये लागू होगा। तो क्या पहले भी तो लोगों ने इतने बेतुके बेबुनियादी पर्सन सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 30 सालों में उनको रिजेक्ट किया है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उनको रिजेक्ट करता। इसकी बनिस्पत की कमेटी बना के उसको लीगल वो पहना दो और भाई सब कुछ बर्बाद कर दो। 100 मीटर की संक्षेप में कहूँगा, इस परिभाषा की अरावली पहाड़ जो माइनिंग के लिए था कह रहे हैं, और ये तो ग्राउंड पे आज लोग कहने लगे हम तो फार्म हाउस कॉलोनाइजर, हम तो सब तो मुक्त हो गए, क्योंकि हरियाणा का तो 95% हिस्सा 100 मीटर से ऊंचा है ही नहीं। क्योंकि उसने जो एक डाला लोकल रिलीफ, वो बहुत ही सब्जेक्टिव और ऐसा शब्द है कि उससे कोई कुछ भी कहेगा। कोई कहेगा जी मेरे तो ये लोकल रिलीफ है, मैं तो इस कंटूर को मानूंगा, अगला कहेगा मैं इस कंटूर को मानूंगा। तो इससे हम अरावली को बचा नहीं सकते। ये जो डेफिनेशन दी है प्रपोज की MOF ने, इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। जो कंटूर को बंद करने की बात की है, अगर नहीं होता है, अरे भाई आप दिल्ली में देखो, दिल्ली से फरीदाबाद कौन सा कंटूर मानोगे, कैसे मानोगे? तो आप वो सब चीज़ें हैं वो ग्राउंड पे नहीं समझी गई। अगर मैं टोपोसीट को मैं बात करता हूँ, मैं भूगोलवेता होने ज्योग्राफर के, टोपोसीट में मैं एक्सट्रापोलेट करता हूँ कंटर, वो करके देखे ना, मैंने करके देखे हैं। वो एक बहुत ही एक बेतुकी सी बात है कि जी ये होगा, फिर माइनिंग डिपार्टमेंट कहेगा। मैं तो भाई जैसे अब गुड़गांव का मैं एग्जांपल लूँ तो गुड़गांव का एवरेज हाइट 240 से 260 मीटर है, और जो बदवाड़ी और फरीदाबाद की ये पहाड़ियाँ हैं 304 302 हाईएस्ट पॉइंट है, ऑन एन एवरेज 300 से कम है। तो कितना बचा? 60-70 मीटर, 50 मीटर। तो जब 50-60 मीटर ही बचा तो सारा तो बाहर हो गया। इसीलिए जो फार्म हाउस लॉबी मिठाई बांट रही है वो कह रही है कि हम तो सब बाहर हो गए। अब कागजों में क्या है? माइनिंग के लिए, और कागजों में क्या है? कानून बनेगा, ICFRE आएगा। अरे हम माइनिंग तो पहले ही गुड़गांव फरीदाबाद में बंद थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने प्रोहिबिटेड जोन डिक्लेयर किया था। हमारा मेन कंसर्न तो जो कॉलोनाइजर है, लैंड माफिया है, वो नष्ट कर रहे हैं अरावली को, और वो नष्ट तो हो रहा है और होगा, वो तो अभी मान लिए। अब कहें जी जजमेंट में तो नहीं है। अरे जजमेंट को किसने माना है? क्या पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने माना है या राजस्थान ने माना है? सुप्रीम कोर्ट कितने जजमेंट थे? ब्यूरोक्रेसी इज एक्सपर्ट फॉर मैनिपुलेटिंग थिंग्स। वो तो तुक फाइल पे लिखने के लिए तुक निकालते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि प्राइवेट लैंड थी, जैसे 6% के लगभग अरावली में हरियाणा में प्राइवेट लैंड है, 94% कम्युनिटी और पंचायत लैंड है। मेरे साथी आइफ सब देखो जी ये उनकी ज़मीन है, वो कुछ भी करे। अरे भाई PLPA में बंद है, आपको नौकरी इसलिए है कि आप उस कानून की पालना करो, लेकिन क्योंकि उनको जो भी प्रभावशाली व्यक्ति प्रभावित करते थे, इसलिए वो कहते थे जी क्या है, हम तो इसको ऐसे कर देंगे। तो अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये कहते हैं ना दुधारी गाय हो गई है अरावली, और अंग्रेजी में गोल्ड माइन कहते हैं। इसको जैसे चाहेगी वैसे नोट छापने की मशीन बनाएगी, क्योंकि एक लिखने के लिए आ गया।
अब आप जाओगे रिवीजन में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट रिवाइज करेगा नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी मैंने देखा जब 18/3/2004 में बंद किया माइनिंग, तो कितने कॉलोनाइजर कितने गए सुप्रीम कोर्ट में, ये जी हमारे पर लागू नहीं होता। हमने कहा, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि भाई ये जो जजमेंट है माइनिंग का, ये कॉलोनाइजेशन, फार्म हाउस सभी गैर वानिकी पे लागू है। तब रुका, तो फिर भी पूरा नहीं रुका। तो इसलिए देखिए, कागज में लिखी चीज और प्रैक्टिकल ग्राउंड में करने में हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी में बहुत फर्क है, और उसको रोकना असंभव है। ये कहेगी जो हम ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही, रोक देंगे, ये एक खाली बैक आने वाली बात है। ब्यूरोक्रेसी पिछले सैकड़ों सालों से, जिसका ओरिजिन ही ब्रिटिश कंपनी एक्ट में हुआ है, तो यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। ब्यूरोक्रेसी जो मनाएगी वो ही करेगी, और राजनीतिक उसका मोहरा होता है, और सब पैसे का खेल होता है। सब पैसे का खेल है, ब्यूरोक्रेसी का खेल है। लेकिन अरावली मानव सभ्यता के लिए बेहद ज़रूरी है। 2.5 अरब सालों से देश के तमाम हिस्सों की ढाल बनी अरावली अब संकट में है। देखना होगा कि आने वाले समय में देश की सरकारें और देश की अदालतें इस पर क्या फैसला लेती हैं।